हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का 5th चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन अच्छे से समझना है तो इसके लिए पहले आप फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सोल्यूशन पहले देख आइए, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। साथ में ही आप चाहें तो आइलर्स बैच का प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड करवाए हुए हैं, तो काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मैंने उस प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। तो आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपकी जो बोर्ड की तैयारी है वो बहुत ही अच्छे से हो पाएगी। तो चलिए सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सलूशन समझना शुरू करते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले मैं सिखा देता हूँ, तभी आप जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से समझ पाएंगे और सलूशन को खुद से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो सपोज करिए मैं कुछ यहाँ पे टर्म्स लिख रहा हूँ, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये जो मैंने सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लिखा है इसे हम लोग AP तब कहेंगे जब इन दोनों नंबर्स के बीच का जो गैप है और इन दोनों नंबर्स के जो बीच का गैप है वो सेम रहे। मतलब किसी भी दो नंबर का आप गैप निकालेंगे तो वो सेम रहना चाहिए, तब हम लोग कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं वो किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूं तो सपोज करिए पहला नंबर 13 है, अगला नंबर 17 है, अगला नंबर 21 है, फिर उसके बाद 25 है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 4 का गैप है, आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में +4 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी +4 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी +4 का गैप है। ठीक है, तो अगर ये जो गैप है ये हर जगह सेम रहेगा तब हम लोग इस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। तो अगर आपको A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN करके एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, तो जो ये गैप होता है दो नंबर्स के बीच में जिसे हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ही हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो D क्या हो जाएगा, आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। D क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। और इसको निकालते कैसे हैं, इसको निकालते हैं A2 में से A1 को माइनस करके। A2 में से अगर A1 माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। या आप चाहें तो A3 में से A2 माइनस कर सकते हैं, A3 में से भी आप A2 माइनस कर सकते हैं तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। या फिर A4 में से आप A3 माइनस कर सकते हैं तो भी क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। D को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और ये हर जगह सेम होता है, पूरे AP में हर जगह ये सेम होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अब ध्यान से देखिए, अगर ये AP है, अगर ये AP है तो ये जो पहला टर्म दिख रहा है इसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो आपको फर्स्ट टर्म दिख रहा है ना, इसे हम लोग कभी कभी A से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि मैं AP में हमेशा A1 लिखूं। अगर मैं A लिख रहा हूं इसका मतलब है वो कि फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो A मतलब क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। A मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, ये N जो है, ये जो N है ये बताता है कितने टर्म्स हैं। ठीक है, जैसे ये 4 लिखा है तो इसका मतलब 1 2 3 4 टर्म्स हैं। तो अगर यहाँ पे N लिखा है इसका मतलब AP में टोटल कितने टर्म्स हैं, N टर्म्स हैं। ठीक है, तो N क्या बताएगा, N बताएगा आपका, N बताएगा आपका नंबर ऑफ टर्म्स, N बताएगा आपका नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो AN है इसे क्या कहते हैं, इस AN को कहते हैं nth टर्म। ठीक है, AN को क्या कहते हैं, nth टर्म कहते हैं, nth टर्म। ठीक है, और इस nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला होता है, इस nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला भी होता है AN मतलब nth टर्म। इस AN को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी होता है, इस AN को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी होता है। वो फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1d। ठीक है, a प्लस n-1d, AN निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n-1d। ठीक है, अब सपोज करिए आपको निकालना है A10। ठीक है, आपको क्या निकालना है, A10 निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि n के जगह पे क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, तो इस n के जगह भी 10 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस 10-1 d हो जाएगा।
दैट इज ए प्लस 9d हो जाएगा। ठीक है, d मतलब कॉमन डिफरेंस, a मतलब फर्स्ट टर्म, तो a10 मतलब क्या होगा, a प्लस 9d होगा। a10 मतलब क्या होगा, a प्लस 9d। अगर मैं पूछूं आपसे a13 क्या होगा तो आप बोलेंगे a प्लस 12d होगा। अगर मैं आपसे पूछूं a19 क्या होगा तो आप कहेंगे a प्लस 18d होगा। अगर मैं आपसे पूछूं a24 क्या होगा तो आप कहेंगे a प्लस 23d होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं अब से ये जो चीज़ें हैं वो डायरेक्ट लिखूंगा। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा कि n की जगह 24 रखूं फिर उसमें 1 माइनस करूं तब जाके ये चीज़ लिखूं। मैं अगर सीधे लिख रहा हूँ a24 तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा a प्लस 23d पूरे एक्सरसाइज में। ठीक है, तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। a10 मतलब होगा a प्लस 9d, a13 मतलब होगा a प्लस 12d, a19 मतलब होगा a प्लस 18d, a24 मतलब होगा a प्लस 23d। ठीक है, तो पूरे एक्सरसाइज में इसी कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जितना मैंने अभी तक बताया है इतने ही कॉन्सेप्ट काफ़ी हैं पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समझने के लिए। अगर मुझे कहीं लगा कि आगे चल के और भी आपको कॉन्सेप्ट बताने चाहिए तो मैं बता दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो देखा जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख ही लिया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे एक टेबल दिया है, इसमें आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, ए मतलब है फर्स्ट टर्म। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए मतलब क्या होगा, ए मतलब होगा फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस है, और ए एन मतलब क्या है, nth टर्म है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले टेबल में देखते हैं। फर्स्ट वाले टेबल में हमें ए एन निकालना है। फर्स्ट वाले टेबल में देखिए ध्यान से, यहाँ पे ब्लैंक है तो मतलब हमें ए एन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d होता है। सही बात है, और आप देख सकते हैं n की वैल्यू 8 है। ठीक है, आपका ध्यान इस वाले रो में होना चाहिए। ठीक है, इस वाले रो में, तो n की वैल्यू तो 8 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a8 इक्वल्स टू, a की वैल्यू 7 है तो a की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। ठीक है, n की जगह 8 है, क्लियर है, बीच में प्लस। ठीक है, ब्रैकेट 8 माइनस 1 हो जाएगा। 8 माइनस क्या हो जाएगा, n की वैल्यू तो 8 है ना, तो 8 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है, 3 है। डी की वैल्यू क्या है, 3 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a8 इक्वल्स टू 7 प्लस 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 3। ये हो जाएगा a8 इक्वल्स टू 7 प्लस 21 दैट इज 28। ठीक है, तो आपका जो ए एन का वैल्यू है इस केस में क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे कलर से लिख देते हैं, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 28 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो रो है वो फिल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत टफ नहीं था। अब देखिए सेकंड वाले में हमें क्या गिवन है, सेकंड वाले में हमें ए गिवन है, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है, एन की वैल्यू दिया है और ए एन की वैल्यू 0 दिया है। तो कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है, फॉर्मूला तो अभी यही यूज़ होगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, फॉर्मूला तो हमें यही यूज़ करना है, बस फ़र्क ये है कि ए एन की जगह हम लोग 0 लिखेंगे। ठीक है, ए एन की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू ए की जगह हमें माइनस 18 रखना है तो यहाँ पे माइनस 18 हो जाएगा, प्लस एन की जगह हमें 10 रखना है तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1, डी नहीं पता है। ठीक है, ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू माइनस 18 प्लस 9d। ठीक है, माइनस 18 इस साइड जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा, तो 18 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9d। 9 से ये 2 बार में डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा d इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। d की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, तो सेकंड वाला टेबल भी फिल हो चुका है। अब हम लोग थर्ड वाला टेबल फिल करेंगे। ठीक है, थर्ड वाला रो फिल करेंगे, टेबल कहना तो गलत है। इसमें हमें देखिए ए नहीं दिया है थर्ड वाले में, डी दिया है, 18 दिया है, मतलब एन दिया है, और ए एन दिया है -5। ठीक है, तो फॉर्मूला भी वही लगेगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d, है ना, फॉर्मूला तो अभी भी यही लिखेगा। तो ए एन मतलब, ए एन की वैल्यू क्या दिया है थर्ड केस में, ए एन की वैल्यू -5 दिया है, तो यहाँ पे रखेंगे -5 इज इक्वल्स टू, ए हमें नहीं पता है तो ए की जगह ए ही रहने देंगे, प्लस एन की वैल्यू देखिए 18 दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 18 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, -3 दिया है, ध्यान दीजिएगा -3, ब्रैकेट में हमेशा लिखा करिए, तो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 18 में से 1 माइनस करेंगे तो 17 आएगा, 17 इंटू -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू ए, 17 और -3 मल्टीप्लाई होंगे तो -51 आएगा, -51 जब इस साइड जाएगा तो +51 हो जाएगा। ठीक है,
ये जाएगा -5 प्लस 51 इक्वल्स टू ए। तो ये जब ऐड करेंगे तो 46 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 46 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। दूसरे कलर से लिखना है 46, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 46 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ रो को फिल करेंगे। इसमें हमें एन नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, एन नहीं दिया है। ठीक है, फॉर्मूला तो अभी वही करेंगे हम लोग, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1d। तो ए की वैल्यू -18.9 है, गलत मैंने लिख दिया। ए एन की वैल्यू क्या है 3.6 है, तो इसकी जगह आ जाएगा 3.6 इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है -18.9। यहाँ पे क्या हो जाएगा -18.9 हो जाएगा, बीच में प्लस। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू नहीं पता है तो एन की जगह एन ही रहने देंगे, -1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है 2.5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें टफ हो सकता है लगे आपको, लेकिन ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को इस साइड लेके आएंगे। तो ये 3.6 प्लस 18.9 हो जाएगा इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाई बाई 2.5। ठीक है, ऐसे ही होगा। ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो क्या होगा, 9 6 15 होता है, तो 0.5 आएगा, 18 3 21 22 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू n-1 2.5। ठीक है, ये 2.5 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, हो जाएगा 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल्स टू n-1। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 25 के टेबल में कितनी बार में 225 आता है, 9 बार में आता है। तो ये जाएगा 9 इक्वल्स टू n-1, -1 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा n का वैल्यू। क्लियर है, हर एक स्टेप मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने n की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा n का वैल्यू 10। ठीक है, n का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट वाले में a दिया है, d दिया है, an दिया है और हमें an निकालना है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप लॉजिकली भी करें तो भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो हमें an निकालना है, हमें क्या करना है an कैलकुलेट करना है। तो an इक्वल्स टू a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू है 3.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.5 प्लस n की वैल्यू क्या है 105 है, यहाँ पे 105 लिखेंगे -1। d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 0 है। ठीक है, d की वैल्यू 0 है, तो ये जाएगा an इक्वल्स टू 3.5। अब ये 0 जब इन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो सबको 0 बना देगा, तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.5 ही होगी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताइए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने पांचों के पांचों रो को कंप्लीट करा दिया है इस टेबल में। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो अभी कभी वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर a की वैल्यू 8 हो, d की वैल्यू 9 हो और n की वैल्यू 50 हो तो a 50 की वैल्यू क्या होगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, होमवर्क क्या दिया मैंने कि अगर a की वैल्यू 8 हो, d की वैल्यू 9 हो, n की वैल्यू 50 हो तो a 50 की वैल्यू क्या होगी, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें MCQ वाला क्वेश्चन दिया है बेसिकली। तो ये हमारा AP है। ठीक है, तो पहले AP लिख लेते हैं। क्या है, AP आपका है 10, फिर क्या है 7 है, फिर क्या है 4 है। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप जानते हैं हमें ये हमें 30th टर्म निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोला है 30th टर्म निकालना है। 30th टर्म निकालना है, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, A30 फाइंड करना है। ठीक है, A30 फाइंड करना है। क्लियर है कि नहीं, अगर हमें 30th टर्म निकालना है तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना होगा, A30 फाइंड करना होगा। और अभी मैंने बताया था कि A30 मतलब क्या होगा, A प्लस 29D हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है कि 10 जो है वो फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, तो मैं कह सकता हूँ A की वैल्यू तो 10 है। ठीक है, तो A की वैल्यू हमें पता है, कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। तो D के लिए क्या करेंगे, 7 में से 10 माइनस करेंगे। ध्यान दीजिए, 7 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा -3 आएगा, कॉमन डिफरेंस -3 आएगा। क्लियर है कि नहीं बताइए। बस इस A की जगह 10 रख दीजिए,
तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू -3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, 29 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली बात तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। और ये माइनस करेंगे तो आई थिंक 87 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। और जब 10 माइनस 87 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 87 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -77, ठीक है। तो A30 की वैल्यू क्या है, A30 की वैल्यू है -77। क्लियर है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो मुझे बताइए आपको इस फर्स्ट वाले पार्ट का जो सोल्यूशन है वो समझ में आया कि नहीं। समझ में आया है ना, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए A59 की वैल्यू, अभी के अभी बताइए तुरंत A59 की वैल्यू बताइए, ठीक है। मैं हर एक पार्ट में होमवर्क दूंगा जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है 11th टर्म ऑफ द AP। हमें AP गिवन है तो पहले AP लिख लिया करिए हमेशा। तो सेकेंड वाले में हमें AP दिया हुआ है -3 -1/2 2 डॉट डॉट डॉट। अब एक बात बताइए, -1/2 को तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ -0.5, ठीक है। मैंने लिख दिया -0.5 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ध्यान से देखिए आपका AP ये दिया हुआ था, पहला टर्म था -3 तो मैंने लिखा -1/2 मतलब -0.5 होता है। अरे भाई -1/2 मतलब -0.5 नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो मैंने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर अगला टर्म 2 है तो उसे मैंने लिख दिया। क्वेश्चन में 11th टर्म पूछ रहा है, मतलब फिर पूछ क्या रहा है, A11 पूछ रहा है, सही बात है, A11 पूछ रहा है। क्लियर है कि नहीं। A11 का फॉर्मूला क्या होगा, A+10D होगा। तो ये जो है फर्स्ट टर्म है, मैं कह सकता हूँ A की वैल्यू -3 है। अब बताइए कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बताया ना मैंने, सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। तो सेकंड वाला -0.5 है, इसमें क्या माइनस करेंगे, -3 माइनस करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत ध्यान से, सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, यही तरीका होता है डी निकालने का। तो -0.5 मैंने लिखा, फिर माइनस करते हैं किससे, फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाला -3 है, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। यही लोग गलती करते हैं, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा -0.5 + 3। अब 3 में जब -0.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस में। तो ए की वैल्यू आ चुकी है, कॉमन डिफरेंस आ चुका है। अब बस खाली वैल्यूज़ को पुट करना है ताकि आंसर आ सके। तो A11 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए की जगह हम लोग -3 रख देंगे, प्लस 10 टाइम्स डी की जगह 2.5 रख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा A11 इक्वल्स टू -3 प्लस 10 जब 2.5 में मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा। 25 में जब 3 माइनस करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर आपको समझ में आ गया है सेकंड वाला पार्ट तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि A26 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हर एक पार्ट में मैं होमवर्क देते चल रहा हूँ जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो A26 की वैल्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ये आपको मिसिंग टर्म्स दिए हैं तो ये हमें फाइंड करने हैं। तो आते हैं फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाले में AP हमें गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में पहले बता दिया है कि AP है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला लिखते हैं 2 है, कॉमा डॉट डॉट डॉट, फिर क्या है 26 है, सही बात है। तो एक मुझे बात बताइए, मैं कह सकता हूँ ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, ठीक है। मैं यहाँ पे A1 इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया था आपको शुरू में ही कि A मतलब ही A1 होता है, ठीक है। तो सेकेंड टर्म बेसिकली हमें निकालना है, थर्ड टर्म हमें A3 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बात बताइए, A3 का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे A+2D होगा, ठीक है। मैं कह सकता हूँ A3 की वैल्यू ही 26 है, तो यहाँ पे 26 लिख दूंगा, इज इक्वल्स टू A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 2 है, सही बात है। तो A की जगह 2 लिख देंगे प्लस 2D, ये 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा इक्वल्स टू 2D। 2 जो है इसे 12 टाइम्स में कट कर देगा तो D की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। निकालना क्या है, निकालना A2 है, निकालना A2 है। तो A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A2 का फॉर्मूला होगा A+1D। A की वैल्यू क्या है 2 है, 1 मल्टीप्लाई बाई D की वैल्यू क्या है 12 है, ये हो जाएगा 2 + 12, क्या हो जाएगा 2 + 12, 2 + 12 मतलब
14 हो जाएगा और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो मिसिंग टर्म है वो क्या है, 14 है, यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 14 लिख देंगे। क्लियर है कि नहीं? अगर आपको ये वाला पार्ट क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला वाला टर्म क्या होगा, ये टर्म क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ये टर्म आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना। अब देखिए सेकंड वाले में हमें ए पी दे रखा है तो इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, तो सेकंड वाले में हमें ए पी दे रखा है डैश 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 कॉमा 13 डैश 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 कॉमा 3। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म है ए, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। सही बात है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या कि A4 हमें गिवन है, A4 की वैल्यू गिवन है, तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है, ये A4 का फॉर्मूला होता है A+3D। सही बात है। ठीक है, तो क्योंकि A4 गिवन था तो इस A4 की जगह 3 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 = A+3D। ठीक है, 3 = क्या हो जाएगा, A+3D हो जाएगा। सिमिलरली हमें A2 दिया हुआ है, तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 का फॉर्मूला होता है A+1D। ठीक है, तो A2 की जगह क्या लिख देंगे, 13 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 13 आ जाएगा, 13 = A+1D, मतलब तो D ही होता है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, और आपने ऐसे इक्वेशंस को चैप्टर नंबर 3 में सॉल्व करना सीखा होगा। नहीं सीखा है तो मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। मैं इसको लिख रहा हूँ A+3D = 3, लिख सकते हैं नहीं, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना, किसी को कोई परेशानी नहीं ना। इसको फिर इसी के नीचे लिख दे रहा हूँ मैं A+D = 13, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वैसे मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखा है और इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है मैंने। अब आगे माइनस लगा देंगे, जैसे ही माइनस लगाएंगे यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा A से -A कट जाएगा, 3D में से जब D माइनस होगा तो 2D हो जाएगा, 2D = 3 में से 13 माइनस करना है तो -10 हो जाएगा। 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 हो जाएगी। D की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं बताइए। अब देखिएगा अगर D की वैल्यू -5 आ गई तो यहाँ पे रख सकते हैं, तो A की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आएगा 13 = A+D की वैल्यू -5 है। ठीक है, तो माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, तो 13 = क्या हो जाएगा, A-5, -5 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 13 + 5 = A हो जाएगा। ये हो जाएगा 18 = A, या कहें A = 18। तो A की वैल्यू 18 आ गई। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए A की वैल्यू निकालना था तो A का वैल्यू तो 18 आ गया, तो इसकी जगह तो मैं 18 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 18 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। अब हमें और क्या निकालना था, हमें A3 भी निकालना था। ठीक है, तो यहीं पे निकालते हैं। A3 मतलब क्या होता है, आप कहेंगे A3 मतलब होता है A+2D। बिल्कुल, A की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, तो आप कहेंगे 18 फाइंड किया है, बीच में प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आप बोलेंगे -5 है। ठीक है, फिर जाएगा 18, 2 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने थर्ड टर्म भी निकाल लिया है, वो क्या है, 8 है। तो अब यहाँ पे फिल कर देते हैं, 18 फिर 8। क्लियर है कि नहीं बताइए। सेकेंड पार्ट आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में इसके जस्ट अगला वाला पार्ट बताइएगा, इसके जस्ट बाद वाला पार्ट क्या होगा। अब देखिए हम लोग थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड वाले पार्ट में हमें AP गिवन है। ठीक है, तो इस AP को लिखेंगे। ठीक है, AP क्या है आपका थर्ड वाले पार्ट में, थर्ड वाले पार्ट में आपका AP है 5, फिर ब्लैंक, फिर ब्लैंक, फिर देखिए 9.5 लिखा है तो इसको मैं 9.5 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, 9.5 लिख सकता हूँ। क्लियर है कि नहीं बताइए। अब देखिएगा ध्यान से, ये इसे हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, तो जिसको मैं A भी लिख सकता हूँ, ये सेकेंड टर्म हो जाएगा, ये थर्ड टर्म हो जाएगा और ये फोर्थ टर्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे A1 नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ A लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि A1 मतलब ये होता है, ये सेकेंड टर्म है तो A2, ये थर्ड टर्म है तो A3, ये फोर्थ टर्म है तो A4। ठीक है, कई लोग गलती से यहाँ पे A1 लिख देते हैं, फिर कहानी खत्म हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अगर A है तो अगला A2 होगा, क्योंकि A मतलब ही A1 होता है, अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो अगर ये A4 है
तो मैं कह सकता हूँ A4 का फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ, जो कि होगा A+3D। ठीक है, और A4 की वैल्यू हमें पता है 9.5 है, रख देंगे यहाँ पे 9.5 इक्वल्स टू, ए की भी वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 5 रख देंगे प्लस 3D। 5 इधर आएगा तो 9.5 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 4.5 आएगा आई थिंक। ठीक है, इक्वल्स टू 3D। 3 इधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो 4.5/3 इक्वल्स टू डी हो जाएगा। ये 1.5 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.5 आ जाएगी। ठीक है, हमें निकालना था A2 और A3। ठीक है, तो निकाल लेंगे। A2 मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे A+1D होता है। A3 मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे A+2D होता है। सही बात है। तो A2 कैलकुलेट करना है, तो A2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 5 है, 1D मतलब D होता है, तो D की वैल्यू क्या आई है, 1.5 आई है, तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.5। यानी आपका सेकेंड टर्म क्या है, 6.5 है। यहाँ पे हम लोग 6.5 लिख देंगे। क्लियर है। अब A3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 5 है। ठीक है, 2D मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5 हो जाएगा। 5 प्लस 2 को जब 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, ये आपका 8 हो जाएगा। तो A3 की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख देंगे, यहाँ पे भी 8 लिख देंगे, और इस तरह से आपका थर्ड पार्ट का सोल्यूशन आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप इसका अगला टर्म बताइएगा। ठीक है, अब देखिए फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट में -4 है, फिर 4 गैप हैं, फिर 6 दिया है। तो करते हैं सॉल्व। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखते हैं पहले, -4 है, फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, फिर क्या है, 6 है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये A होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है, ये A5 होता है, और ये क्या होता है, A6 होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई लोग गलती से यहाँ पे A1 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A लिखना है, फिर A2 लिखना है, ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है, नहीं तो आप एक कैलकुलेशन गलत करेंगे, सारा आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें A6 दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा फॉर्मूला ऑफ A6। तो A6 का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे A+5D होता है। ठीक है, तो A6 की वैल्यू क्या दी है, 6 दी हुई है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, इक्वल्स टू A की वैल्यू क्या दी है, -4, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, +5D हो जाएगा। -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, तो 6 + 4 इक्वल्स टू 5D हो जाएगा। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 इक्वल्स टू 5D हो जाएगा। 5 से 2 बार में कट जाएगा, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब काम हो गया, हमें A2 निकालना था, तो निकाल लेंगे। A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A+1D होगा। तो A की वैल्यू -4 है, और 1D मतलब D होता है, यानी 2, ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि -2 आया है। ठीक है, अब हमें A3 निकालना है, तो A3 मतलब क्या होता है, A+2D। ठीक है, तो A की वैल्यू -4 है, प्लस D की जगह 2 लिख देंगे, ये -4 + 4 दैट इज 0 हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड टर्म 0 आ गया। अब फोर्थ टर्म निकालेंगे। फोर्थ टर्म मतलब A+3D। ठीक है, A+3D, तो A की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे A की वैल्यू है -2, सॉरी -4 है। ठीक है, A की वैल्यू -4 है, प्लस 3 इंटू D की वैल्यू 2 है, तो हो जाएगा -4 + 6 दैट इज 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब हम लोग A5 निकालेंगे, तो यहीं कहीं A5 निकाल लेते हैं, जगह कम है। A5 यहाँ निकाल दे रहा हूँ, A5 का मतलब A+4D हो जाएगा। तो A की वैल्यू -4 है, प्लस 4 इंटू 2 हो जाएगा, ये -4 + 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमने वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो -2 0 2 4। ठीक है, आप अगला टर्म बताइएगा इसके बाद क्या हुआ। ठीक है, बहुत ईजी है, पैटर्न आप देख सकते हैं। -4 के बाद -2 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 हो रहा है, फिर अगला क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यानी फिफ्थ पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये AP हमें दिया हुआ है, थोड़ा सा टफ है ये, तो AP लिखते हैं पहले, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। फिफ्थ वाले पार्ट में हमें AP क्या गिवन है, ब्लैंक 38, फिर ब्लैंक, फिर ब्लैंक, फिर ब्लैंक, फिर क्या दिया है, -22 दिया है आई थिंक, है ना, क्या दिया है, -22। क्लियर है। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से,
ये ए हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाए। फिर देखिए मैंने गलती कर दी, यहाँ A2 होगा, यहाँ A3 होगा, यहाँ A4 होगा, यहाँ A5 होगा और यहाँ पे A6 होगा। ठीक है, अब सोचिए जल्दी जल्दी में जब मुझसे गलती हो जा रहा है तो आप तो एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो बहुत सारा प्रेशर होता है। ठीक है, तो वहाँ भी गलती होने के चांसेस होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे A है तो अगला A2 होगा। ठीक है, अब निकालते हैं। हमें A2 की वैल्यू गिवन है तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे A+1D होता है। ठीक है, तो A2 की जगह 38 रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 38 इक्वल्स टू A+D। 1D मतलब तो D होता है, 38 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A+D हो जाएगा। अब देखिए A6 दिया हुआ है। ठीक है, तो A6 का मतलब क्या होगा, A+5D होगा। तो A6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -22 इक्वल्स टू A+5D। सही बात है। तो हमें दो इक्वेशन दिख रहे हैं और दो वेरिएबल दिख रहे हैं। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसे आप क्लास 10th के 3rd चैप्टर में निकालना सीखे हुए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले लिखूंगा लेकिन उल्टा करके, दैट इज A+5D, A+5D बराबर -22। फिर इसको लिखूंगा, ये हो जाएगा A+D बराबर 38। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ पे आगे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो A से A कट जाएगा। 5D में से जब D को माइनस करेंगे, दिख रहा है ना, 5D में माइनस करना है D को, तो क्या हो जाएगा, 4D हो जाएगा। 4D बराबर, अब ध्यान से देखिएगा, -22 -38 तो ये हो जाएगा -60। ठीक है, -60 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 बार में कट जाएगा, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, -15 हो जाएगी। ठीक है, D की वैल्यू क्या हो जाएगी, -15 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सब बातें समझ में आ गई। तो दिक्कत क्या है, ये जो D की वैल्यू आ गई है यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो हमें तो पता ही है कि 38 किसके इक्वल है, A+D के इक्वल है। तो 38 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A+D की वैल्यू -15 है, तो -15 इधर आएगा तो +15 हो जाएगा, तो 38 + 15 बराबर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 बराबर A। ठीक है, ये हो जाएगा 53 बराबर A। क्लियर है, तो A की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे A की वैल्यू रख देंगे, या फिर पहले एक काम करिए यहाँ पे लिख दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 53। ठीक है, क्लियर है। D की वैल्यू -15 है, हमें A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे A3। A3 क्या हो जाएगा, A+2D हो जाएगा। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या है, 53 है, माइनस, काम करते हैं पहले प्लस लिख लेते हैं, 2 × D की वैल्यू -15 है। ठीक है, आपको हर एक स्टेप करके दिखाना पड़ता है ना, दिक्कत ये है। तो जाएगा 53, 15 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 हो जाएगा, 53 में 30 माइनस करेंगे तो 23 हो जाएगा। तो A3 की वैल्यू क्या आ गई, 23, तो यहाँ पे 23 लिख। क्लियर है, अब हमें A4 निकालना है, तो A4 का फॉर्मूला यहीं पे लिख देता हूँ मैं। तो A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A+3D होगा। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या है, 53 है, +3 × D की वैल्यू -15 है, ये हो जाएगा 53। 15 को जब -3 में करेंगे तो -45 आएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, तो इसलिए 4th टर्म आपका 8 हो जाएगा। अब 5th टर्म निकालेंगे, 5th टर्म मतलब A5, A5 मतलब क्या हो जाएगा, A+4D। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी आपकी 53 थी ना, A की वैल्यू 53 +4 × D की वैल्यू है कितनी है, D की वैल्यू है आपका -15 है। ठीक है, तो जाएगा 53, 15 4 60 होता तो -60, यहाँ पे हो जाएगा -7। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे -7। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, सारे टर्म्स को फाइंड कर लिया है। क्लियर है कि नहीं बताइए। तो यहाँ पे 53 आएगा, यहाँ पे 23 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे -7 आएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ पे क्या आएगा। तो मैंने बहुत सारे होमवर्क दिए हैं अभी तक, आपको हर एक पार्ट का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको 3rd क्वेश्चन का सलूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए 4th क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 ... इज 78। कह रहा है कि कौन सा टर्म जो है वो इस AP का 78 होगा। ठीक है, समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। लेट्स से आपका AP स्टार्ट हो रहा है 3 से
ठीक है, फिर अगला टर्म 8 है, फिर अगला टर्म क्या है 13 है, फिर अगला टर्म क्या है 18 है, डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन में कह रहा है कि आगे चल के कहीं पे 78 आ रहा है इसी तरह। तो ये कौन सा टर्म है? जैसे ये फर्स्ट टर्म है, इसे हम लोग ए लिखते हैं, ये सेकंड टर्म है, इसे हम लोग ए टू लिखते हैं, ये थर्ड टर्म है, इसे हम लोग ए थ्री लिखते हैं, ये फोर्थ टर्म है, इसे हम लोग ए फोर लिखते हैं। सही बात है। तो जैसे ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो ये कौन सा टर्म है? ठीक है, तो बेसिकली में ये मान लेते हैं हम लोग कि nth टर्म है। ठीक है, मैंने क्या मान लिया कि ये कौन सा टर्म है? nth टर्म है। ठीक है, अब आप जानते ही हैं कि nth टर्म यानी an का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे a प्लस n माइनस 1 d होता है। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है कि a की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा an इज इक्वल्स टू a की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। ठीक है, बीच में प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है AP में? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, यानी d कैसे निकालते हैं? 8 में से 3 को माइनस करते हैं। सही बात है, तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो d की वैल्यू 5 आ जाएगी, और हम लोग यहाँ पे d की जगह 5 रख देंगे। क्लियर है। an की वैल्यू क्या है? आप कहेंगे an की वैल्यू तो 78 है, तो इस an के जगह हम लोग क्या लिख देंगे 78 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे 78। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 78 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 और n मल्टीप्लाई होंगे तो 5n हो जाएगा, 5 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 और माइनस 3 मिलके क्या हो जाएंगे 78 इक्वल्स टू 5n माइनस 2 हो जाएंगे। माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो 78 प्लस 2 बराबर 5n। ठीक है, तो ये 80 हो जाएगा, 80 इक्वल्स टू 5n। तो 5 जो है 16 बार में डिवाइड कर देगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि ये 16th टर्म है, मतलब a 16 है बेसिकली में। ठीक है, ये कौन सा टर्म है 16th टर्म है, 16वां टर्म है हिंदी भाषा में कहें तो। ठीक है, ये 16th टर्म है, हिंदी भाषा में कहें तो 16वां टर्म है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है वही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया है तो मैं आपको इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक होमवर्क दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में बताइए कि A55 क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको 55th टर्म बताना है। ठीक है, 55वां टर्म बताना है। देखते हैं कौन लोग बता पाते हैं। अब देखिए 5th क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। यहाँ पे AP दिया है, पूछ रहा है इसमें कितने टर्म्स हैं, जैसे एक टर्म हुआ, दो टर्म हुआ, तीन टर्म हुआ, तो ऐसे टोटल कितने टर्म्स हैं यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले AP लिखेंगे। फर्स्ट वाले केस में AP क्या है आपका 7 है, 13 है, ठीक है 19 है, डॉट 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 205 है। ठीक है, अगर आपने मेरा आइलर्स बैच का प्लेलिस्ट देखा है ना, तो आप ऐसे क्वेश्चन तो बस फूक मार के ही उड़ा देंगे, मतलब इतना इजी लगेगा आपको आइलर्स बैच का प्लेलिस्ट देखने के बाद। ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवाए ना, जिनको करने के बाद ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से कर जाए। तो प्लीज़ आइलर्स बैच का प्लेलिस्ट जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है, AP लिख लिया है, हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकेंड टर्म होता है, ये थर्ड टर्म होता है। हमें तो नहीं पता ये कौन सा टर्म है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है nth टर्म है। ठीक है, हमें तो नहीं पता था कि ये कौन सा टर्म है, तो मैंने मान लिया क्या है nth टर्म है ये। ठीक है, तो a की वैल्यू तो 7 हो गई। कॉमन डिफरेंस को बताएगा, 13 में से 7 माइनस कर देंगे कॉमन डिफरेंस के लिए, 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। nth टर्म यानी an क्या है 205 है। बाकी हम लोग को फॉर्मूला तो पता ही है, an इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1d होता है। an की जगह 205 रख देंगे, 205 इक्वल्स टू a की जगह 7 रख देंगे, प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस की जगह 6 रख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 205, 7 प्लस 6n माइनस 6, 7 में से 6 माइनस कर सकते हैं तो 205 इक्वल्स टू 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 6n, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 205 में से 1 माइनस करना है इक्वल्स टू 6n, तो ये जाएगा 204 बराबर 6n। ठीक है, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 204 डिवाइड बाई 6, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आपका आ गई है 34। ठीक है, तो टोटल 34 टर्म्स हैं इस AP में। कितने टर्म्स हैं 34 टर्म्स हैं। ठीक है, टोटल कितने टर्म्स हैं 34 टर्म्स हैं। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया तो होमवर्क है आपके लिए, आप 832th टर्म बताइएगा कमेंट बॉक्स में, 832th टर्म। अब हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है ये भी। ठीक है, देख के बस डर लगता है। तो सेकेंड क्या है, फर्स्ट टर्म आपका 18 है,
ठीक है, कॉमा। अब देखिए 15 1/2 दिया है, मैंने कई बार बताया 15 1/2 दिया है तो 15.5 लिख दिया करिए, कॉमा 13 डॉट 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 -47। हमें पता करना है कितने टर्म्स हैं, तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकंड टर्म हो जाएगा, ये थर्ड टर्म हो जाएगा और ये nth टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू 18 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस मतलब d, तो 15.5 में से 8 माइनस कर दीजिए तो -2.5 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। जब आप 15.5 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। क्लियर है। nth टर्म क्या है, nth टर्म आपका -47 है, क्लियरली दिख रहा होगा, यही आपका क्या है, nth टर्म है। ठीक है, तो बाकी अब an का फॉर्मूला लगाना है। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 d होता है। ठीक है, तो an की जगह -47 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू a की जगह 18 लिख देंगे, प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस क्या है, -2.5 है। ठीक है, इस बार इसको अंदर मल्टीप्लाई ना करिएगा, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा। इस 18 को साइड लेके आइए तो क्या हो जाएगा, -47 -18 इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाई बाई 2.5। ठीक है, अब ये तो आप कर ही सकते हैं, आई थिंक ये 415 65 आएगा, -65। ठीक है, इक्वल्स टू n-1 -2.5। अब ये -2.5 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 65 डिवाइड बाई -2.5 इक्वल्स टू n-1। माइनस से माइनस तो कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आएगा। ठीक है, तो 25 2 ज़ा 50 होता है, 50 होता है तो आई थिंक 100 बचा, 25 4 ज़ा 650 हो जाएगा। ठीक है, 26 बार में होगा, 25 नहीं 26 बार में होगा। ठीक है, 26। ठीक है, तो हमें क्या मिला, 26 इक्वल्स टू n-1। अब ये -1 उधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 26 + 1 बराबर n। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27। इसका मतलब ये है कि AP में टोटल कितने टर्म्स हैं, इस AP में टोटल 27 टर्म्स हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप 30th टर्म बता दीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन में क्या रहा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP दिस। कह रहा है कि बताइए ये जो है वो इस AP का कोई एक टर्म है कि नहीं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये है, तो मैं लिखूंगा लेट अस एज्यूम -150 is a term of the AP, टर्म ऑफ द AP। ठीक है, तो AP क्या बनेगा फिर, 11 8 5 2 डॉट 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 -150। पूछ रहा था कि बताइए ये -150 इस AP के अंदर होगा कि नहीं, तो मैंने मान लिया होगा तो लास्ट में कहीं आ रहा होगा -150, है ना। तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और ये क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा। तो nth टर्म हो जाएगा तो a की वैल्यू तो साफ साफ दिख रहा है 11 होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 8 में से 11 माइनस करेंगे, 8 में से क्या माइनस करेंगे, 11, तो ये आ जाएगा -3। 8 में से 11 माइनस करेंगे तो -3 आएगा। ठीक है, और nth टर्म हम लोगों ने क्या माना है कि -150 है। बाकी nth टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये जाएगा an इक्वल्स टू a प्लस n-1d। ठीक है, अब रुक जाइए 2 मिनट के लिए। अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो कि मैंने शायद स्लाइड में नहीं बताया था। जब हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो ये जो n होता है वो एक नेचुरल नंबर होता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो n होता है वो एक नेचुरल नंबर होता है। इसका मतलब n की वैल्यू या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या तो 4 होगी, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब रखते हैं an की वैल्यू। an की वैल्यू क्या है, -150 है, इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है, 11 है, प्लस n की वैल्यू पता ही नहीं क्या है, -1, कॉमन डिफरेंस क्या है, -3 है। 11 को इधर भेजिए तो जाएगा -150 -11 इक्वल्स टू n-3 मल्टीप्लाई बाय -3, ये हो जाएगा -161 इक्वल्स टू n-1 -3। ठीक है, ये इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये जाएगा -161 डिवाइड बाई -3 इक्वल्स टू n-1। ये से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, 1 3 3 ज़ा 9, ठीक है 6 6, तो 53.66 आएगा। ठीक है, अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो। अब ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जाएगा 53.66 + 1 इज इक्वल्स टू n। यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 54.66।
तो हमें क्या मिल रहा है, n की वैल्यू क्या मिल रही है, 54.66 मिल रही है, जो कि गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, ये तो डेसिमल हो गया। n की वैल्यू डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, n की वैल्यू नेचुरल नंबर होती है, तो n की वैल्यू या तो 54 या तो 55 आनी चाहिए थी। लेकिन जब हम लोगों ने -150 को इस AP का टर्म मान के क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो हमें n की वैल्यू पॉइंट में मिल रही है, जो कि गलत है, यानी दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन, गलत बात है ना। और अगर ये कंट्राडिक्शन है, देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP। क्लियर है? तो ये प्रॉपर सोल्यूशन है, ठीक है। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी करवा सकता था, लेकिन फिर आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन में कह रहा था कि चेक करिए कि -150 इस AP का कोई टर्म है कि नहीं, तो मैंने कह दिया भाई है, चलो मान लेते हैं। मैंने मान लिया कि -150 AP का टर्म है, तो अगर टर्म है तो कहीं ना कहीं आएगा ही -150 AP में। तो मान लिया कि मैंने ये कौन सा टर्म है, nth टर्म है, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाया। वहाँ से जब मैंने वैल्यूज़ को रखा तो n की वैल्यू डेसिमल में आ गई, लेकिन n की वैल्यू डेसिमल में नहीं होती है, नेचुरल नंबर होती है। यानी हमें गलत n की वैल्यू मिली। और ये गलत मिल क्यों रहा है? क्योंकि हम लोगों ने माना ही गलत था। हम लोगों ने माना था कि -150 इसका कोई एक टर्म है, तो अगर ये गलत है तो -150 टर्म नहीं है, सिंपल। उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका 54th टर्म क्या होगा, ठीक है। होमवर्क आपके लिए क्या है, A54 बताना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP। आपको क्या निकालना है, 31st टर्म, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, ये 31 निकालना है, आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना। हमें 31st टर्म कैलकुलेट करना है, ध्यान दीजिएगा। क्या कैलकुलेट करना है, 31st टर्म। और दिया क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में कि 31वां टर्म यानी 31st टर्म निकालिए उस AP का जिसका 11th टर्म 38 है। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि 11th टर्म 38 है, इस लाइन का मतलब है कि A11 की वैल्यू 38 है। सही बात है, A11 की वैल्यू क्या है, 38 है। ऐसा क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है 11th टर्म क्या है, 38 है, तो मैंने लिख दिया 11th टर्म क्या है, 38 है। सिमिलरली आगे क्वेश्चन में एक और बात बोला है कि 16th टर्म जो है 73 है, तो 16th टर्म 73 है, मतलब A16 की वैल्यू क्या है, 73 है, ठीक है। 11th टर्म 38 है, 16th टर्म 73 है, तो मैंने वही बात लिख दिया है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ A11 का फॉर्मूला क्या होता है, A11 का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। A11 तो आप कहेंगे A+10D होता है, ठीक है। तो A11 की जगह हम लोग 38 रख दें, क्योंकि हमें वैल्यू मालूम है, इक्वल्स टू A की जगह पता नहीं क्या रखना है, और D की जगह D ही रख देंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। उसी तरह A16 मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे A+15D होगा, और A16 की वैल्यू देखिए ध्यान से, यहाँ पे दी हुई है, तो 73 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू A+15D, ठीक है। अब हमें किसी तरह A और D कैलकुलेट करना होगा, तभी A31 आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को उल्टा करके यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। कैसे लिखूंगा देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ A+10D इक्वल्स टू 38, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है, क्लियर है। उसी तरह मैं इसको भी उल्टा करके इसके नीचे लिखूंगा। अगर आप शुरू से क्वेश्चन को देखें ना, तो आपको पता होगा कि अब क्या करना है। A+15D बराबर क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 2 मान रहा हूँ, दोनों को माइनस कर दे रहा हूँ। इसका मतलब है आगे माइनस आएगा, तो यहाँ भी माइनस आएगा, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस आएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। 10 में से 15 माइनस करेंगे तो -5D आएगा, इक्वल्स टू 38 में से 73 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 35 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5D बराबर क्या मिलेगा, 35, ठीक है। तो 5 से 7 बार में कट जाएगा, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 हो जाएगी। हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया है ना। अब हम लोग A की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करिए, इस D की जगह 7 रख दीजिए, A की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी जादू की तरह। तो 38 इक्वल्स टू क्या रहेगा, A+10 इंटू D की जगह 7 रखना है, तो जाएगा 38 इक्वल्स टू A+70, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 38 - 70 बराबर A हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो -32 आएगा, यस। तो A की वैल्यू -32 हो जाएगी, क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोगों ने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लिया है, तो A31 तो आ ही जाएगा। A31 मतलब क्या होगा, A31 मतलब होगा A+30D, A की वैल्यू -32 है, प्लस 30
डी की वैल्यू 7 है, तो ये आएगा -32 प्लस 210, तो सॉल्व करेंगे 178 आएगा। तो ए 31 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 178। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग A100 बताइए क्या होगा। A100 जल्दी, अभी कभी A100 का वैल्यू कमेंट बॉक्स में बताइए। कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? अब देखिए 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, लास्ट टर्म इज -106। ठीक है, कह रहा है एक AP है जिसमें 50 टर्म्स हैं। इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट टर्म रहा होगा, सेकेंड टर्म रहा होगा, थर्ड टर्म रहा होगा, और ऐसे करते करते 50वां टर्म रहा होगा। अगर ये लाइन बोल रहा है कि एक AP में 50 टर्म है, इसका मतलब A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, A50 होगा। कह रहा है थर्ड टर्म 12 है। ठीक है, इसका मतलब हमें A3 की वैल्यू पता है, A3 की वैल्यू 12 है। क्या ये मेरी बात सही है? थर्ड टर्म 12 है, इसका मतलब क्या होगा? A3 की वैल्यू 12 है। और कह रहा है लास्ट टर्म 106 है। अब इस AP को देखिए और बताइए लास्ट टर्म क्या है, तो आप कहेंगे A50 ही तो है। तो बेसिकली वो लास्ट टर्म बोल के ये कहना चाह रहा है कि A50 की वैल्यू 106 है। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई? क्वेश्चन में बोला है कि लास्ट टर्म 106 है और इस AP में लास्ट टर्म A50 है, तो इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहा है कि A50 की वैल्यू 106 है। मैं लिखूंगा A50 बराबर क्या है? 106 है। क्वेश्चन में निकालने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन में 29th टर्म निकालने के लिए कह रहा है, यानी A29 निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो A29 का फॉर्मूला क्या होगा? A+28D होगा। सही बात है। अगर हमें A29 निकालना है तो हमें A और D पता होना चाहिए, तभी तो निकालेंगे। तो इन दोनों की मदद से हम लोग A और D निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि A3 मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे A+2D होता है, और क्या? तो मैं ऐसा कह सकता हूँ इसकी वैल्यू 12 है। A3 की वैल्यू 12 नहीं है क्या? देखिए, उसी तरह मैं आपसे पूछूं A50 मतलब क्या होता है, तो आप तुरंत चिल्ला के बोलेंगे कि A+49D होता है, और क्या? एक ही सवाल कितनी बार पूछेंगे आप, है ना? तो ये हो जाएगा 106 इक्वल्स टू 106 कर देंगे। क्लियर है? अब आगे माइनस लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, इससे होगा क्या? ये A से A कट जाएगा, 2D में से 49D माइनस करेंगे तो -47D आएगा। 12 माइनस करेंगे 106 में तो क्या आएगा? माइनस का 94। माइनस से माइनस कट जाएगा, हमें मिलेगा 47D बराबर 94। 47 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। क्लियर है? D की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब आपको ये इक्वेशन दिख रहा है क्या? A+2D इक्वल्स टू 12। इसको कहीं किनारे लिखते हैं, A+2D इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो A की जगह कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है। 2 इंटू D की जगह 2 रखेंगे इक्वल्स टू 12। ये हो जाएगा A+4 इक्वल्स टू 12। ये क्या हो जाएगा? A इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4। इसका मतलब A की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या किया है, D का वैल्यू और A का वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा A की जगह 8 प्लस 28 इंटू D की जगह क्या जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये जाएगा 8 प्लस 56। ये जाएगा 8 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये जाएगा आई थिंक 64। तो 829 की वैल्यू क्या जाएगी? 64 जाएगी। यही हमारा फाइनल आंसर है। एकदम सिमिलर था पिछले वाले क्वेश्चन के। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, इसका सोल्यूशन समझ में आ गया है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा टर्म जो है वो इसका 74 होगा। ठीक है, यानी आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सा टर्म इस AP का 74 होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म 4 और -8 है। अब इतना बोल के तो बहुत कुछ बोल दिया। थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म क्या है? 4 और -8 है। इसका मतलब ये है कि A3 की वैल्यू क्या है? 4 है, और A9 की वैल्यू क्या है? -8 है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? थर्ड टर्म 4 है तो A3 बराबर 4, नाइन्थ टर्म -8 है, इसका मतलब A9 बराबर -8। ठीक है, तो A3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? A+2D बराबर 4। A9 की जगह क्या लिख सकते हैं? A+8D बराबर -8। क्या ये बातें क्लियर है? मैंने क्या किया, मैंने लिखा A3 बराबर 4, A9 बराबर -8। A3 की वैल्यू A+2D होती है तो इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। A9 की वैल्यू A+8D होती है तो उसकी वैल्यू -8 हो जाएगी। इन दोनों को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, इससे हमें A और D की वैल्यू मालूम चल जाएगी। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा। तो A+2D बराबर क्या हो जाएगा? 4।
और नीचे हो जाएगा a प्लस 8d बराबर -8। ठीक है, अब ऐसे नीचे लाइन खींचेंगे और आगे माइनस साइन लगा देंगे। जैसे ही माइनस साइन लगाएंगे यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आगे माइनस था जो कि प्लस हो जाएगा माइनस लगाने के बाद। ठीक है, ए से कैंसिल हो जाएगा, 2d में से d माइनस करेंगे तो -6d आएगा इक्वल्स टू 8 और 4 जोड़ेंगे क्योंकि बीच में क्या है, प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, माइनस बेचारा कूद के उधर जाएगा तो ये जाएगा 6d बराबर -12। ठीक है, तो 6 जो है 2 बार में कट कर देगा तो d की वैल्यू क्या जाएगी, अगले पेज अगले लाइन में लिख लेते हैं, d की वैल्यू -2 हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में d की वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन क्या था, a प्लस 2d बराबर 4, ये जाएगा a प्लस 2 इंटू -2 बराबर 4, ये जाएगा a माइनस 4 बराबर 4, -4 उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो a 4 प्लस 4, ये जाएगा a की वैल्यू 8 हो जाएगी। क्लियर है। तो हम लोगों ने d यानी कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म 8 निकाल लिया है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा टर्म जो है 0 होगा। तो मान लेते हैं nth टर्म 0 होगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा लेट nth टर्म विल बी 0, यानी an विल बी 0। पूछ रहा है कौन सा टर्म AP का 0 होगा, तो मैंने मान लिया कि nth टर्म 0 होगा। और क्या, अब an की वैल्यू क्या होती है, an मतलब क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू 0। a की जगह क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, प्लस n माइनस 1, d की जगह -2 रखेंगे इक्वल्स टू 0। तो ये जाएगा 8, -2 जब n में मल्टीप्लाई होगा तो -2n हो जाएगा, -2 जब -1 में मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा बराबर 0। तो 2 और 8 आपस में ऐड होंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, -2n इक्वल्स टू 0। 2n उधर आएगा तो +2n हो जाएगा, और 2 से 5 बार में कट जाएगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। ठीक है, इसका मतलब ये है फिफ्थ टर्म 0 होगा, फिफ्थ टर्म विल बी 0। मैं लिखूंगा फिफ्थ टर्म इज 0। ठीक है, क्या आपको ये सोल्यूशन समझ में आया। क्वेश्चन में A3 दिया था और A9 दिया था, वहां से हम लोगों ने क्या किया है, D और A की वैल्यू को निकाला है। क्वेश्चन में पूछ रहा था कौन सा टर्म 0 होगा, तो मैंने मान लिया nth टर्म 0 होगा, nth टर्म का फॉर्मूला लगाया तो वहां से n की वैल्यू 5 आ गई, मतलब फिफ्थ टर्म 0 है। अगर आपको सोल्यूशन समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि A100 की वैल्यू क्या होगी इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो अब देखिए 10th क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है 17th टर्म ऑफ AP इज एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। क्वेश्चन में कह रहा है ना 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 बड़ा है। अब जो बच्चा इस लाइन को समझ जाएगा वो आसानी से इक्वेशन बना ले जाएगा। इस लाइन का मतलब क्या है, 17th टर्म यानी A17 ये इक्वल होगा 10th टर्म प्लस 7 के। क्यों होगा, क्योंकि 17th टर्म 10th टर्म से बड़ा था बाई 7, तो इसलिए इक्वल जो है वो 10th टर्म के पहले लगाएंगे। 17th टर्म 10th टर्म से 7 बड़ा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगा, इस लाइन से ये इक्वेशन बनेगा, 17th टर्म 10th टर्म से 7 बड़ा है। निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी हमें डी फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर है। A17 मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे A प्लस 16D होता है, A प्लस 16D इक्वल्स टू A10 मतलब क्या होता है, A10 मतलब होता है आप कहेंगे A प्लस 9D प्लस 7। ठीक है, फिर क्या होगा, A से A कट जाएगा, मिलेगा क्या, 16D इज इक्वल्स टू 9D प्लस 7। 9D को साइड लेके आइए, 16D माइनस 9D इज इक्वल्स टू 7, फिर जाएगा 7D इक्वल्स टू 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। काम खत्म। अब देखिए 11th क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP, ये आपका AP है, कह रहा है इस AP में वह कौन सा टर्म होगा जो 132 ज्यादा होगा 54th टर्म से। एकदम पिछले जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, आपका AP क्या दिया हुआ है, पहले AP लिख लीजिए, 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन सा टर्म जो होगा वो 132 ज्यादा होगा 54th टर्म से, यही बोला है ना। तो हमें तो पता नहीं वो कौन सा टर्म होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि वो टर्म क्या होगा, nth टर्म होगा। मैंने मान लिया कि nth टर्म जो है वो 132 ज्यादा होगा 54th टर्म से, तो इक्वेशन क्या बनेगा, nth टर्म 132 ज्यादा होगा यानी 132 प्लस
किससे ज़्यादा होगा? 54th टर्म से, यानी A54। nth टर्म 132 ज़्यादा होगा, यानी 132 प्लस 54th टर्म से, यानी A54। nth टर्म जो है वो 132 ज़्यादा होगा, यानी प्लस 54th टर्म से। ठीक है, तो यहाँ पे an मतलब क्या होगा? a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू 132 प्लस A54 मतलब क्या होगा? a प्लस 53d। ठीक है, तो a से a तो कैंसिल हो जाएगा, a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या है इस AP में? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? d की वैल्यू कैसे निकालते हैं बताइए? 15 में से 3 माइनस करते हैं, 15 में से 3 माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो n माइनस 1 12 इक्वल्स टू 132 प्लस 53, डी की वैल्यू रख देंगे 12 है, यहाँ पे इंटू 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 132 प्लस 636। क्या हो जाएगा? 636 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ऐड कर दीजिए दोनों को, इधर हो जाएगा 12n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6 to 8 होगा, 13 और 63 क्या होंगे? 768 हो जाएगा। ठीक है, 768। 12 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 768 डिवाइड बाई 12। ठीक है, 12 6 ज़ा 72, 12 4 ज़ा 48, तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई? 64 हो गई, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 65। ठीक है, तो कौन सा टर्म जो होगा वो 132 ज़्यादा होगा? 65th टर्म, 65वां टर्म जो होगा वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। कमेंट बॉक्स में लगे हाथ आप लोग बता दीजिएगा कि A65 क्या होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आ गया हो। क्वेश्चन बहुत इजी था, AP दिया था तो हम लोगों ने AP लिख लिया। पूछ रहा था कौन सा टर्म, तो मैंने मान लिया nth टर्म। क्या होगा? 132 ज़्यादा होगा, यानी 132 प्लस किससे ज़्यादा होगा? 54th टर्म से ज़्यादा होगा, तो यानी A54। अब हमने सॉल्व किया तो n की वैल्यू आ गई, और क्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कह रहा है 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं भाई, जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो यहाँ पे 2 AP हम लोग लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है? मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ AP1। AP1 कैसे दिखेगा? A1 A2 डॉट डॉट डॉट, एक और लिख लीजिए A3 डॉट 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 AN। ठीक है, एंड सो ऑन। दूसरा AP कुछ और मानेंगे वेरिएबल, हम लोग B1 मानेंगे, B2 मानेंगे, B3 मानेंगे, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, BN एंड सो ऑन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है, ध्यान दीजिएगा। यानी इसमें अगर कॉमन डिफरेंस D है तो यहाँ पे भी क्या होगा? D ही होगा। क्वेश्चन में बोला है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। मतलब यहाँ का 100th टर्म उठाइए, 100वां टर्म उठाइए, और यहाँ का 100वां टर्म उठाइए, उन दोनों को माइनस करेंगे तो 100 आएगा। फिर से समझा रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या लिखा है? द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। मतलब इस AP का 100वां टर्म उठाइए, इस AP का 100वां टर्म उठाइए, दोनों को माइनस करेंगे तो 100 आएगा। तो पहले वाले AP का जो 100वां टर्म होगा वो A100 होगा, दूसरे वाले AP का जो 100वां टर्म होगा वो B100 होगा। B से रिप्रेजेंट कर रहा है ना। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 100 है। यही बोला है क्वेश्चन में, और क्या। इस AP का जो 100वां टर्म है वो A100 होगा, इस AP का जो 100वां टर्म है वो B100 होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस 100 है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, अब A100 मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे A प्लस 99D। ठीक है, 99D माइनस B100 मतलब क्या होगा? तो हम लोग लिखेंगे B प्लस 99D इज इक्वल्स टू 100। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे मैंने A क्यों नहीं लिखेगा? यहाँ पे मैंने A इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इस AP का फर्स्ट टर्म अलग होगा, इस AP का फर्स्ट टर्म अलग होगा। जैसे इस AP का कॉमन डिफरेंस D है तो इस AP का भी कॉमन डिफरेंस D होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों AP क्या है? सेम कॉमन डिफरेंस के साथ है, इसलिए यहाँ पे भी D आया और यहाँ पे भी D आया। लेकिन क्वेश्चन में कहीं ये मेंशन नहीं था कि फर्स्ट टर्म भी सेम है, इसीलिए इस केस में फर्स्ट टर्म A माना है और इस केस में फर्स्ट टर्म मैंने B माना है। ठीक है, दिया जाएगा A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, ये से A कट जाएगा तो हमें मिलेगा A माइनस B की वैल्यू 100। ठीक है, A माइनस B की वैल्यू हमें क्या मिली? 100 मिली। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। मतलब इसका 1000वां टर्म लिखना है,
तो लिख देते हैं ए 1000 हो जाएगा, बीच में माइनस, इसका 1000वां टर्म क्या होगा, तो आप कहेंगे बी 1000 होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही निकालना है। ठीक है, 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस, तो ए 1000 माइनस बी 1000 होगा। ए 1000 मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे ए 1000 मतलब होगा ए प्लस 999 डी, माइनस बी 1000 मतलब क्या होगा, बी प्लस 999 डी। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है कि क्यों मैंने यहाँ पे डी लिखा है और यहाँ पे भी डी लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सेम कॉमन डिफरेंस है, तो डी की वैल्यू तो सेम होगी। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला था कि फर्स्ट टर्म भी सेम है, इसलिए ए और बी मैंने अलग अलग लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस 999 डी माइनस बी माइनस 999 डी, ये से ये कट जाएगा तो हमें मिलेगा ए माइनस बी, और हम लोगों ने देखा है ए माइनस बी की वैल्यू 100 है, तो इसकी जगह हम लोग 100 रख देंगे, यानी 100 होगा। इसका मतलब ये है कि 1000th टर्म के बीच का जो डिफरेंस हो गया होगा 100 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत टफ नहीं था सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया है। ठीक है, इस केस में भी हम कोई होमवर्क नहीं दे रहे हैं, क्योंकि होमवर्क देने लायक ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। कितने ऐसे नंबर हैं 3 डिजिट के जो कि 7 से डिविजिबल हों। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3 डिजिट का पहला नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 100 होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि 100 क्या 7 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे बस 7 से कहाँ डिवाइड होगा। तो कौन सा नंबर होगा जो 3 डिजिट का होगा, सबसे पहले 7 से डिवाइड होगा। तो काम करिए ना, 100 को 7 से डिवाइड करिए, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 1 जा 7, तो यहाँ पे 7 आएगा, माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 0, 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो जब आप 7 की मदद से 100 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, यानी 100 डिवाइड नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन अगर ये रिमाइंडर 100 में से माइनस कर दिया जाए, अगर मैं 100 में से ये रिमाइंडर माइनस कर दूं तो 98 आएगा। ठीक है, 98 इज डिविजिबल बाई 7। ठीक है, 98 इज डिविजिबल बाई 7। लेकिन 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 क्वेश्चन में बोला है 3 डिजिट का होना चाहिए और ये 2 ही डिजिट का है। तो अगर 98 7 से डिविजिबल है तो अगला नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, इसके लिए बस +7 कर दीजिए। 98 में 7 जोड़ेंगे तो 105 आएगा। तो पहला नंबर जो कि 3 डिजिट का हो और 7 से डिवाइड हो जाए वो क्या है, 105। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमें मालूम चल गया एपी का कि 105 होगा। अगला क्या होगा, अगला नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाए तो बस 7 ऐड कर दीजिए, और क्या, ये 112 हो जाएगा। अगला नंबर 119 हो जाएगा। एंड इसी तरह आपको पता करना है कि लास्ट नंबर क्या होगा 3 डिजिट का जो कि 7 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर आप जानते हैं क्या होता है, 999 होता है। क्या होता है, 999। लेकिन क्या 999 7 से डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं। तो 7 1 जा 7, 2 बचा 29, 7 4 जा 28, 1 बचा 19 हो जाएगा, 7 2 जा 14 होगा, और रिमाइंडर 5 बच जाएगा। इसका मतलब ये है कि 999 7 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या करें कि डिविजिबल हो जाए, ये रिमाइंडर बस माइनस कर दें तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 999 में हम लोग 5 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 994। तो 994 3 डिजिट का लास्ट नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होगा। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 994 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताइए, चीज़ें क्लियर है। क्वेश्चन में बोला था हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो पहला 3 डिजिट का नंबर जो कि 7 से डिवाइड हो जाए वो 105 है, अगला 112 होगा, अगला 119 होगा। लास्ट 3 डिजिट का नंबर जो कि 7 से डिवाइड हो जाए वो है 994। तो अब हमें एक एपी बनता नज़र आ रहा है, जिसमें ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट टर्म आपका ये है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये nth टर्म है। ठीक है, हमें तो मालूम नहीं है कौन सा टर्म है, वही निकालना है। तो ये मान लिया मैंने nth टर्म है, और अगर ये nth टर्म है तो बताइए कॉमन डिफरेंस ए की वैल्यू क्या है। तो आप कहेंगे ए की वैल्यू तो क्लियरली दिख रहा है 105 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, तो 112 में से 105 माइनस कर दीजिए तो 7 आएगा। और nth टर्म क्या है, तो आप कहेंगे nth टर्म 994 है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे a प्लस n माइनस 1d होता है, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो ए एन की जगह 994 लिख देंगे, इक्वल्स टू ए की जगह 105 लिख देंगे, प्लस n माइनस 1 डी की जगह 7 लिख देंगे। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा,
तो 994 माइनस 105 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n-1 मल्टीप्लाई बाई 7। माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो 889 आएगा इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाई बाई 7। 7 इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 889 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू n-1। ठीक है, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो 127 आएगा इक्वल्स टू n-1। -1 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 128 बराबर n हो जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 128, यानी 128। 128 3 डिजिट के नंबर हैं जो कि 7 से डिवाइड हो जाएंगे। 128 ऐसे नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो कि 7 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सोल्यूशन आपको समझ में आया हो। समझ में आया है तो इस एपी का आप लोग 100वां टर्म बताइएगा क्या होगा, 100th टर्म बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 100वां टर्म बताना है कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। अब देखिए 14th क्वेश्चन है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 4 के मल्टीपल हैं और वो 10 और 250 के बीच में है। तो 4 का मल्टीपल एक तो 4 होता है, एक 8 होता है, एक 12 होता है, लेकिन 8 और 4 ले नहीं सकते क्योंकि 10 से बड़ा लेना है। तो पहला नंबर जो कि 4 का मल्टीपल होगा वो है 12। अगला क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, अगला क्या होगा, 16 होगा। फिर अगला क्या होगा, 20 होगा। अब 250 से पहले या 250 से जस्ट पहले कौन सा ऐसा मल्टीपल होगा 4 का, बताइए। उसके लिए क्या करेंगे, अभी मैंने हिंट दिया था कि 250 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8, तो बचा रिमाइंडर 2। इसका मतलब है कि 250 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है। तो क्या करेंगे, मल्टीपल हो जाए, यही रिमाइंडर माइनस कर दीजिए। तो अगर मैं 250 में से 2 को माइनस कर दूंगा तो ये जाएगा 248। तो 248 जो है वो लास्ट नंबर होगा जो 4 का मल्टीपल होगा और 250 से छोटा होगा। 10 और 250 के बीच में चाहिए था, तो पहला नंबर 12 होगा, लास्ट नंबर 248 होगा। अब ये हम लोगों ने एपी बना लिया है। एपी बना लिया है तो बस पूछा है कितने मल्टीपल्स होंगे, यानी n की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये कौन सा टर्म है, nth टर्म है। तो फर्स्ट टर्म 12 दिया है तो ए की वैल्यू 12 हो गई। कॉमन डिफरेंस क्या बताइए, 16 में से 12 माइनस कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 16 माइनस 12 दैट इज 4। nth टर्म क्या है, तो आप कहेंगे nth टर्म 248 है। तो बस अब क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है। an का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n-1d होगा। एक n की जगह 248 लिखेंगे इज इक्वल्स टू a की जगह 12 लिखेंगे प्लस n-1 d की जगह 4 लिखेंगे। 12 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 248 माइनस 12 बराबर n-1 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा। ये माइनस करेंगे तो 632 होगा इक्वल्स टू n-1 इंटू 4। ये 4 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 236 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू n-1। 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 59 बराबर n-1। -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा इनका वैल्यू। यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 60 हैं। 60 मल्टीपल्स हैं 4 के। 4 के 60 मल्टीपल्स हैं 10 और 250 के बीच में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा सोल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द 2 AP आर इक्वल। कह रहा है ये AP है और ये AP है, पहले लिख लेते हैं AP को। AP नंबर 1, ठीक है, कूली नंबर 1, AP नंबर 1 है ना। AP नंबर 1 क्या है, 63 65 67, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। AP नंबर 2, कूली नंबर 2 कितना है, 3 10 3 फिर 10 फिर 17 है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। क्लियर है। कह रहा है कि कौन सी वैल्यू n के लिए दोनों का nth टर्म आपस में इक्वल होगा। इस AP का nth टर्म में an मान ले रहा हूँ, इस AP का nth टर्म में bn मान ले रहा हूँ, कोई दिक्कत है क्या। इस AP का nth टर्म मैंने an माना है, इस AP का nth टर्म मैंने bn माना है। क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, nth टर्म जो है वो क्या है, इक्वल है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है। क्लियर है कि नहीं। तो यानी मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि an किसके इक्वल है, bn के इक्वल है। इतनी बातें क्लियर है। an मतलब क्या होता है, a प्लस n-1d इज इक्वल्स टू bn मतलब क्या होगा, b प्लस n-1 d डैश होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे भी d लिखा था, यहाँ पे भी d लिखा था। ऐसा इसलिए लिखा था क्योंकि उस वाले क्वेश्चन में बोला था कि कॉमन डिफरेंस सेम है। इस वाले क्वेश्चन में कहीं बोला है कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं बोला है। इसका मतलब यहाँ d होगा तो यहाँ d डैश होगा, यहाँ a होगा तो यहाँ पे b होगा।
ठीक है, तो एक बात बताइए, फर्स्ट वाले एपी में फर्स्ट टर्म 63 है, यानी ए की वैल्यू 63 है। ठीक है, तो ये लिख देता हूँ मैं, ए की वैल्यू 63 है। ठीक है, अरे भाई यही तो फर्स्ट टर्म है, ए की वैल्यू 63 हुई। सेकेंड वाले एपी में ये फर्स्ट टर्म है, तो यानी बी की वैल्यू 3 हो गई। कॉमन डिफरेंस क्या है फर्स्ट वाले में, तो 65 में से 63 माइनस करेंगे 2 आएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और इस वाले में 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, तो डी डैश की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। बस भरना है वैल्यू, यहाँ पे 63 हो जाएगा प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस डी यानी 2 है, इज इक्वल्स टू बी, बी मतलब 3 हो जाएगा, प्लस n-1 डी डैश मतलब 7 हो जाएगा, हो जाएगा आपका 63 प्लस 2n-2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7n-7। तो 63 और 2 माइनस होंगे तो 61 प्लस 2n हो जाएगा इज इक्वल्स टू 7n। 3 और -7 होंगे तो -4 हो जाएगा। इसको इधर ले आइए, -4 को इस साइड लेके आइए, ये हो जाएगा 61 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7n-2n, ये 65 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 5n। तो हमें क्या मिल रहा है, 65 बराबर 5n मिल रहा है, तो 5 से 13 बार में कट हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। क्वेश्चन में n की वैल्यू ही निकालने के लिए बोला था, ध्यान से देखिए, हमारा आंसर आ गया। मैंने क्या किया है, मैंने दोनों एपी को लिखा है। क्वेश्चन में बात हो रही थी nth टर्म की, तो इस एपी का nth टर्म मैंने an माना है, इस एपी का nth टर्म मैंने bn माना है। क्वेश्चन में बोल रहा था कि दोनों nth टर्म आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब an और bn आपस में इक्वल है। en का फॉर्मूला ये होगा, bn का फॉर्मूला ये होगा। a की वैल्यू क्लियरली दिख रही थी 63 है, b की वैल्यू क्लियरली दिख रहा था कि 33 है, सॉरी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 2 था फर्स्ट वाले एपी का, और कॉमन डिफरेंस 7 था सेकेंड एपी का, वहाँ से n की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन द एपी। इस बार हमें एपी फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा, हमें एपी फाइंड करना है। क्वेश्चन में कह रहा है थर्ड टर्म जो है वो 16 है, ये तो इसका मतलब तो हमको पता ही है, थर्ड टर्म 16 मतलब a3 की वैल्यू 16 है। ठीक है, a3 की वैल्यू क्या है, a3 की वैल्यू है 16। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि थर्ड टर्म 16 है। अब आगे देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है सेवेंथ टर्म बड़ा है फिफ्थ टर्म से बाई 12। तो इस लाइन का मतलब क्या होगा, सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म यानी a5 से 12 बड़ा है, बस हो गया, बन गया इक्वेशन। सेवेंथ टर्म a7 एक्सीड फिफ्थ टर्म से बाई 12, बन गया इक्वेशन। इसी तरह से हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी बनाया हुआ है। तो a3 मतलब क्या होगा, a प्लस 2d, इसकी वैल्यू 16 है। a7 मतलब क्या होगा, a प्लस 6d इक्वल्स टू a5 मतलब क्या होगा, a5 मतलब क्या होगा, a प्लस 4d प्लस 12। ठीक है, प्लस 12 क्लियरली दिख रहा है कि a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 6d इक्वल्स टू 4d प्लस 12। 4d इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6d माइनस 4d बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2d बराबर 12, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और एक बार हमें कॉमन डिफरेंस मालूम चल गया है, इस वाले में रख के हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जाएगा a प्लस 2 इंटू डी की जगह मैं 6 रख रहा हूँ इक्वल्स टू 16। ये जाएगा a प्लस 12 इक्वल्स टू 16, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 16 माइनस 12, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू 4 हो गई। हमें a और d नहीं निकालना था, हमें पूरा का पूरा AP ही फाइंड करना था। तो लिखते हैं AP, क्या दिक्कत है। ठीक है, AP में यहाँ पे लिख रहा हूँ। AP में सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं। फर्स्ट टर्म आपका क्या आया है, फर्स्ट टर्म आपका 4 आया, फर्स्ट टर्म आपका 4 है। ठीक है, अब ये कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे 6 में तो 10 हो जाएगा। फिर ये जो कॉमन डिफरेंस से 10 में ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर ये कॉमन डिफरेंस 16 में ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। और इस तरह से आपका AP बनता चला जाएगा। तो आपका AP क्या होगा, पहले 4 होगा, फिर क्या होगा, 10 होगा, फिर 16 होगा, फिर 22 होगा, डॉट डॉट डॉट। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अरे भाई अगर हम लोगों ने a और d की वैल्यू को निकाल लिया है, तो a मतलब फर्स्ट टर्म होता है, तो पहला टर्म तो 4 होगा। कॉमन डिफरेंस 6 है, मतलब अगला टर्म 4 में 6 जोड़ने के बाद आएगा। तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 में 6 जोड़ेंगे 16 आएगा, 16 में 6 जोड़ेंगे 22 आएगा, एंड सो ऑन। यही हमारा आंसर है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि इस AP का 80th टर्म क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। पीछे से 20वां टर्म बताना है। अभी तक जब भी हम लोग ये सब क्वेश्चन करते थे तो आगे से बताते थे। इस AP में हमें पीछे से 20वां टर्म बताना है।
बहुत ईजी है। AP आपका क्या दिया है 3, 8, 13 डॉट 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 253। ठीक है, जब भी बोले कि पीछे से 20वां टर्म बताइए, पीछे से जब भी बात करें, लास्ट टर्म से जब भी बात करें, AP को उल्टा कर दीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रहे कि जब भी पीछे से बोलेगा कि 20वां टर्म बताइए या 25वां टर्म बताइए तो AP को उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है, तो AP को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 253, फिर क्या हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, फिर क्या हो जाएगा 13, फिर 8, फिर 3। ठीक है, जब भी पूछेगा कि पीछे से 20वां टर्म बताइए तो दिए हुए AP को हम लोग उल्टा कर देंगे। ध्यान से देखिए 253 यहाँ पे आ गया, 13 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 3 जो कि पहले था वो लास्ट हो गया। तो इस AP में पीछे से जो 20वां टर्म होगा वो उस AP में आगे से 20वां टर्म। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस AP में पीछे से जो 20वां टर्म होगा वो इस AP में आगे से 20वां टर्म हो जाएगा। क्लियर है? तो इस AP का हमें A20 निकालना है। सिंपल, क्या फाइंड करना है, इस AP का हमें A20 फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म बताइए क्या है, तो आप कहेंगे फर्स्ट टर्म 253 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस बताइए कैसे निकालेंगे, 8 में से 13 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 8 में से 13 माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा। निकालना क्या है, A20 निकालना है। A20 मतलब A + 19D होगा। A की वैल्यू क्या है 253 है, प्लस 19 मल्टीप्लाई बाई D की वैल्यू -5 है, तो ये आएगा 253 माइनस 95, माइनस करेंगे 158 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें पूछे पीछे से 20वां टर्म बताइए, पूरे AP को उल्टा करके आगे से 20वां टर्म निकाल दीजिएगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, जब भी बोलेगा पीछे से 20वां टर्म निकालिए, AP को आप लोग उल्टा करिएगा और आगे से 20वां टर्म निकाल दीजिएगा, काम खत्म। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, है ना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस AP का पीछे से 10वां टर्म क्या होगा। अब मजा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ। इस AP का, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इस AP का पीछे से 20वां टर्म, सॉरी 10वां टर्म। ठीक है, इस AP का पीछे से 10वां टर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। अब इस लाइन का मतलब क्या है, 4th टर्म और 8th टर्म को जोड़ रहे हैं तो 24 आ रहा है। इस लाइन का मतलब ये है कि A4 यानी 4th टर्म, A8 मतलब 8th टर्म, दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 24 आ रहा है। यही बोला है क्वेश्चन में, और क्या। 4th टर्म 8th टर्म को जोड़ रहे हैं तो 24 आ रहा है। फिर आगे बोल रहा है 6th टर्म और 10th टर्म को जोड़ रहे हैं तो 44 आ रहा है। ठीक है, 6th टर्म और 10th टर्म को जोड़ रहे हैं तो 44 आ रहा है। 6th टर्म मतलब A6 हुआ, 10th टर्म मतलब A10 हुआ, इनको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 44 आ रहा है। कितना आ रहा है 44 आ रहा है। क्लियर है ये बात। दो इक्वेशन मैंने कैसे बनाया है समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। बहुत इजी है, पहले A और D निकालेंगे। A4 मतलब क्या होगा, A + 3D होगा। A8 मतलब क्या होगा, A + 7D होगा, बराबर 24। तो A और A मिलके 2A हो जाएंगे, प्लस 3 और 7 मिलके 10 हो जाएगा, इक्वल्स टू 24। ठीक है, A6 मतलब क्या होगा, A + 5D होगा, प्लस A10 मतलब क्या होगा, A + 9D होगा, इक्वल्स टू 44। ठीक है, तो A और A ऐड होंगे तो 2A हो जाएगा, प्लस 9 और 5 ऐड होंगे तो 14D हो जाएगा, इक्वल्स टू 44। हमारे पास दो इक्वेशन है, ये और ये, 2 लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल। तो कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2A + 10D बराबर 24, फिर मैं लिखूंगा 2A + 14D बराबर 44, और आगे चुपचाप माइनस लगा दूंगा क्योंकि पहला जो सेक्शन है वो सेम है। तो माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, नीचे लाइन खींचूंगा, 2A से 2A कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 14 माइनस करेंगे तो -4D आएगा, इक्वल्स टू 24 में -44 करेंगे तो -20 आएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4D की वैल्यू 20 हो जाएगी। ठीक है, तो D की वैल्यू 20/4 हो जाएगी, या कहें D की वैल्यू 5 हो जाएगी। क्लियर है, बताइए। तो हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया जो कि 5 आया है। तो ये जो कॉमन डिफरेंस आया है, ये जो कॉमन डिफरेंस आया है उठा के इसमें भरेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी। तो 2A + 10 मल्टीप्लाई बाई कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 5 आई है, तो 10 × 5 इक्वल्स टू 24। ये 2A + 50 इक्वल्स टू 24 हो जाएगा। ठीक है, 50 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2A बराबर क्या हो जाएगा 24 - 50, ये जाएगा 2A बराबर -26।
ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -26/2, ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी -13। ठीक है, फर्स्ट टर्म आ गया है -13, फर्स्ट टर्म क्या आ गया है -13 आ गया है। तो जब एक बार भी अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाए, पूरा का पूरा एपी आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म -13 है तो पहले तो मैं -13 ही लिखूंगा, कॉमा। अब ये जो 5 है कॉमन डिफरेंस, वो -13 में ऐड होता है, तो ऐड करेंगे तो -8 हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉमा। अब ये जो 5 है वो -8 में भी ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। यही हमें फाइंड करना था। शुरू के 3 टर्म्स हमें निकालने थे। हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, क्लियर है? शुरू के 3 टर्म्स निकालने थे, मैंने 3 टर्म्स निकाल लिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। समझ में आ गया है तो इस एपी का आप लोग 50th टर्म बताइएगा, 50वां टर्म बताइएगा इस एपी का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, वर्ड प्रॉब्लम है। कह रहा है सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000? ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में क्या रहा है ना कि एक सुभा राव था, उसने 1995 में काम शुरू किया तो उसकी सैलरी 5000 थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1995 में उसकी सैलरी कितनी थी? 5000 थी, और उसकी सैलरी हर साल 200 रुपये बढ़ रही थी। तो 1996 में क्या होगी? 1996 में क्या होगी इसकी सैलरी? 5200। ठीक है, 1997 में क्या होगी? 5400। 200 रुपये बढ़ रहा है, डॉट डॉट डॉट। बोल रहा है कब इसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं पहले 5000 है, फिर 5200 है, फिर 5400 है। तो ऐसे करते करते कभी ना कभी 7000 हुआ होगा, तो डॉट 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 करके मैं 7000 लिख सकता हूँ। पूछ रहा है 7000 कौन से ईयर में हुआ होगा, सिंपल यही पूछ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये एपी बन रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। ठीक है, जिसमें ऑब्वियस सी बात है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये nth टर्म है। तो n की वैल्यू ही तो निकालनी है। ठीक है, तो a की वैल्यू हमें पता है 5000। कॉमन डिफरेंस बताइए क्या है? 5200 में से जब 5000 घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस 200 ही आएगा ना, 200 ही आएगा। nth टर्म क्या है? तो आप कहेंगे nth टर्म तो है 7000। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस n-1 डी होता है। तो ए एन की जगह क्या लिखेंगे? 7000 इजगल्स टू ए की जगह क्या लिखेंगे? 5000 प्लस n-1 डी की जगह क्या लिखेंगे? 200 लिखेंगे। ये इधर आएगा तो माइनस आएगा, तो 7000 माइनस 5000 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 200। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 2000 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 200। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 20/2 इक्वल्स टू n-1। ठीक है, तो ये 10 इक्वल्स टू n-1 हो जाएगा। -1 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 10 + 1 हो जाएगा इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। क्लियर है? तो 11th ईयर यानी 11 साल में उसकी सैलरी 7000 रुपये होगी। 11 साल में उसकी सैलरी 7000 होगी, तो आंसर 11 होगा। अगर वो पूछे कि कौन सा ईयर है, तो आपका ईयर क्या होगा? आपका ईयर होगा 10 ऐड कर दीजिएगा, ये होगा 2005। ठीक है, 2005। ठीक है, ध्यान दीजिएगा n की वैल्यू 11 है, लेकिन 10 ऐड करेंगे क्योंकि इसमें 1995 ऑलरेडी काउंट हो चुका है। ठीक है, हालांकि आंसर सिर्फ और सिर्फ 11 लिखना था कि 11 साल के बाद उसकी सैलरी 7000 रुपये होगी। ठीक है, लेकिन अगर ईयर पूछेगा तो 2005 होगा, 10 ऐड करेंगे, 11 नहीं। 11 ऐड करेंगे तो 1995 उसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएगा कि इसकी सैलरी 20,000 रुपये कब होगी। ठीक है, ये जो सुभा राव है इसकी सैलरी 20,000 रुपये कब होगी, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। अब चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो ही चुका है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? रामकली सेव्ड 5 रुपी इन फर्स्ट वीक। लिख लेते हैं, फर्स्ट वीक में कितने रुपए बचा रही है? 5 रुपये बचा रही है। ठीक है, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75। इसका मतलब ये है कि सेकेंड वीक में उसका सेविंग 6.75 है, 6.75 है। ठीक है, मतलब इतना रुपए बढ़ा दे रही है अपना सेविंग। जैसे 5 रुपए थे तो इतना और बढ़ा देगी तो 6 रुपये हो जाएंगे, 6.75। थर्ड वीक में क्या हो जाएगा? ठीक है, थर्ड वीक में तीसरे हफ्ते में क्या हो जाएगा? 8.5 हो जाएगा।
1.75 और बढ़ा देगी तो 8.50 हो जाएगा, एंड सो ऑन। कह रहा है nth वीक में उसकी सेविंग 20.75 होगी, nth वीक में। ठीक है, तो ऐसे करते करते एक nth वीक होगा, उसमें उसकी सेविंग क्या है, 20.75 है। कह रहा है इनकी वैल्यू बताइए बस। देखिए 5 रुपये पहले हफ्ते में बचा रही थी, तो मैंने फर्स्ट वीक का 5 रुपये लिख दिया। फिर उसकी सैलरी सेविंग इंक्रीज हो रहा है 1.75 से, यानी 5 रुपये से 6.75, फिर वहाँ से 8.50, ऐसे करते करते 20.75 पहुँच गया nth टर्म। तो n की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत ईजी है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, यानी ए है ये। ठीक है, ये A2 है, ये A3 है, और ये आपका AN है। ठीक है, तो A की वैल्यू 5 हो गई। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, इसको इससे माइनस कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा जो कि होगा 1.75। ठीक है, और nth टर्म यानी AN क्या है, तो आप कहेंगे 20.75 है। क्लियर है यहाँ तक हर चीज़ है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है A + n-1D। nth टर्म मतलब 20.75 इज इक्वल्स टू A मतलब क्या हो जाएगा 5, बीच में प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1.75। ये 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 20.75 माइनस 5 इक्वल्स टू n-1 इंटू 1.75। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15.75 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 1.75। ये इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 15.75 डिवाइड बाई 1.75 इज इक्वल्स टू n-1। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो 175, सॉरी यहाँ पे 175 था, 175 इसे 9 बार में कट कर देगा, तो 9 इक्वल्स टू n-1 हो जाएगा, -1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी n की वैल्यू 10 हो जाएगी। 10 हफ्ते के बाद उसकी सेविंग 20 रुपये 75 पैसे होगी। ठीक है, हम लोगों ने n का वैल्यू क्या निकाला है 10, तो इसका मतलब ये है कि 10 हफ्ते के बाद उसकी सेविंग 20.75 रुपये होगी 10वें हफ्ते में। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का सलूशन समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग थर्ड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे ही और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं RS अग्रवाल के या RD शर्मा के, तो आइलर्स बैच का प्लेलिस्ट ज़रूर फॉलो करिएगा। एब्सोल्युटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, बहुत ही मेहनत से बनाया गया कंटेंट है। तो अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।